अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में न्यू कस्टमर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी सेल करने से पहले हमें उसमें कस्टमर, वेंडर और हमें एम्प्लॉयज़ को ऐड करना पड़ता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर्स को ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल रज़ा एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमने लास्ट लेसन में क्रिएट की थी, ABC कंपनी, और इसको मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हमारे पास कंपनी ओपन हो चुकी है। ये पीचट्री का वेलकम स्क्रीन है। यहाँ पर लिखा हुआ है पीचट्री टुडे और ये वेलकम स्क्रीन कहलाती है। हमने जो भी पीचट्री के अंदर वर्किंग करनी है, यानी कि कोई भी एंट्री करनी है या कोई भी कस्टमर, वेंडर या एम्प्लॉयज़ को ऐड करना है, तो हम यहाँ पर नेविगेशन एड्स में जाकर तमाम वर्किंग करेंगे। तो कस्टमर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, नेविगेशन एड में जाएंगे और सेल्स के टैब में यहाँ पर कस्टमर्स लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर क्लिक करके हम कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस बार की तरफ देखें तो यहाँ पर मेंटेन कस्टमर्स रिकॉर्ड का एक बटन मौजूद है। यहाँ से भी आप कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन इसकी ये है कि आप ऊपर मेन्यू बार में जाएंगे मेंटेन के अंदर और मेंटेन में यहाँ पर कस्टमर्स प्रोस्पेक्ट्स मौजूद है और इसके ज़रिए भी आप कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। मैंने जैसे ही मेंटेन कस्टमर्स पर क्लिक किया तो आपके सामने कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर हम कस्टमर्स की कंप्लीट डिटेल लिखेंगे और अपने कस्टमर को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कस्टमर की आईडी क्या है। कस्टमर की आईडी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। कस्टमर की आईडी आप कोई भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल यहाँ पर ये रखना है कि कस्टमर की आईडी यूनिक होनी चाहिए। मतलब ये कि एक कस्टमर की आईडी दूसरे कस्टमर से मैच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को ऐड कर चुके होते हैं तो आपने किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर को फाइंड करना है, उसका रिकॉर्ड फाइंड करना है, तो आप कस्टमर आईडी के ज़रिए उसको ईज़िली सर्च कर सकते हैं। नेम के ज़रिए अगर सर्च करेंगे तो आपके पास एक ही नेम के एक से ज़्यादा कस्टमर्स हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कस्टमर आईडी यूनिक लेते हैं। यूनिक आईडी लेने का एक तरीका ये भी है कि आप अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 4 या कोई भी आईडी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे इजी मेथड ये है कि आप कस्टमर का CNIC या शनाख्ती कार्ड नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि CNIC नंबर भी हर एक पर्सन का यूनिक होता है। मैं यहाँ पर कोई एक CNIC नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने कस्टमर की आईडी लिख दी है, अपनी तरफ से कोई भी कस्टमर का CNIC नंबर लिख दिया है और मैं टैब की प्रेस करके यहाँ पर कस्टमर का नेम लिखता हूँ। कस्टमर का नेम कोई भी लिख लेंगे हम यहाँ पर। कस्टमर का नेम लिखने के बाद आपको राइट साइड में ये दो ऑप्शंस नज़र आएंगी। ये बेसिकली दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट पर लिखा हुआ है प्रोस्पेक्ट और सेकंड पर लिखा हुआ है इनएक्टिव। प्रोस्पेक्ट का मतलब ये है कि जो कस्टमर आप ऐड कर रहे हैं ये फ्यूचर में आप इससे कोई ना कोई जो है वो इसको सेल कर सकते हैं। यानी कि प्रोस्पेक्ट का जो टैब है वो यूज़ करने का पर्पज़ ये है, आजकल ईमेल मार्केटिंग का दौर है, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर
को ईमेल के ज़रिए अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर करवा लेते हैं और बाद में हम उसको इनकरेज करते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले। तो अगर इस तरह का कोई सीन होगा तो आप प्रोस्पेक्ट को चेक कर लेंगे। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है इनएक्टिव की। इनएक्टिव से मुराद ये है कि आप जो कस्टमर ऐड कर रहे हैं क्या वो कस्टमर आपका एक्टिव है या इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो इसको इनएक्टिव पर चेक कर देंगे, अगर इनएक्टिव नहीं है एक्टिव है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इनएक्टिव से मुराद ये है कि वो कस्टमर अभी आपसे जो है वो परचेज़ नहीं कर रहा लेकिन फ्यूचर में करेगा या पास्ट में करता था। इन दो ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करेंगे। मैं यहाँ पर कोई भी जो नंबर है वो लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया और इसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे बिल टू एड्रेस। बिल टू एड्रेस का यहाँ पर जो पर्पज़ है वो ये है कि आप जो एड्रेस यहाँ पर लिख रहे हैं क्या वही एड्रेस इस कस्टमर का फाइनल एड्रेस है या इसके अलावा कोई और एड्रेस भी इस कस्टमर का लिखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कस्टमर को कोई भी स्टॉक आइटम डिलीवर करते हैं तो हो सकता है कि उस कस्टमर का जो ऑफिस का एड्रेस है वो किसी और जगह का है लेकिन जहां पर आपने वो गुड्स या आइटम्स डिलीवर करनी है वो एड्रेस किसी और जगह का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। बिल टू एड्रेस का मतलब ये है कि जो आप एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे उस ही एड्रेस पर आप उसकी आइटम्स को बिल कर देंगे यानी कि डिलीवर कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पर शिप टू एड्रेस नंबर 1, 2, 3 यहाँ पर डिफरेंट एड्रेस भी ले सकते हैं। मैं शिप टू एड्रेस नंबर 1 करता हूँ तो यहाँ पर शिप नेम आ जाएगा। हम यहाँ पर बताएंगे कि जो उसका शिपिंग एड्रेस है वो ये है, उसके ऑफिस का एड्रेस ये है। तो इस तरह से हम उसकी जो स्टॉक आइटम्स है वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ मर्ज़ी डिलीवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एड्रेस टाइप करता हूँ, कोई भी एड्रेस लिख लेते हैं। मैंने इसका एड्रेस लिख दिया और टैब की प्रेस करके इसका सिटी लिख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सिटी लिखेंगे, ज़िप उसके बाद यहाँ पर स्टेट लिखेंगे। मैं ओके लिख देता हूँ और इसका ज़िप कोड जो है वो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद कंट्री नेम जहाँ से ये कस्टमर हमसे जो स्टॉक आइटम्स है वो परचेज़ करेगा, मैं इसको लिख देता हूँ पाकिस्तान। और उसके बाद हम अगर इस कस्टमर का कोई सेल टैक्स के हवाले से कोई डाटा लिखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं न्यू का बटन पर जाकर। अगर नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम कस्टमर की टाइप बताएंगे कि ये कस्टमर आपका जो कस्टमर है वो किस किस्म का है, रेगुलर कस्टमर है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि कस्टमर जो है वो आपसे एक चीज़ परचेज़ करता है या दो चीज़ें परचेज़ करता है, वो भी कभी कभार। लेकिन कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि रेगुलर होते हैं, जिन्होंने फ़र्दर आगे जो गुड्स हैं, सर्विसेज गुड्स या स्टॉक आइटम्स हैं उनको रीसेल करने के लिए परचेज़ करना होता है। तो वो यहाँ पर हमारे परमानेंट कस्टमर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये कस्टमर आपका टेम्परेरी है, परमानेंट है या वन टाइम इसने परचेज़ करनी है, जो भी टाइप आप यहाँ पर लिखना चाहें। उसके बाद आप कस्टमर का टेलीफोन नंबर लिखेंगे, उसका PDCL नंबर अगर एक से ज़्यादा है तो वो यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। फैक्स नंबर अगर उसका मौजूद है तो वो लिख लें। और यहाँ पर आप कस्टमर का ईमेल ID लाजमी लिखेंगे। ईमेल ID क्यों लाजमी लिखेंगे इसका मैं आपको नेक्स्ट टैब में जाने के बाद बताऊंगा कि ये ईमेल ID लिखना क्यों ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर कस्टमर का ईमेल ID टाइप कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम अगर कस्टमर की कोई वेबसाइट मौजूद है तो उस कस्टमर की वेबसाइट भी लिख सकते हैं। बिगिनिंग बैलेंस अगर कस्टमर ने कोई भी आपको बैलेंस बिगिनिंग में प्रोवाइड कर दिया है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही मैं इसको क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो ये हमें कहेगा कि इस रिकॉर्ड को पहले आप सेव करें, उसके बाद ही इसका जो बैलेंस है वो ऐड किया जा सकता है। इसको नो करता हूँ और हम इस फॉर्म को फर्दर आगे कैरी ऑन करते हैं और इसको फिल करते हैं। हमने यहाँ पर जनरल के टैब को कंप्लीट देख लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट
टैब की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम है सेल्स डिफ़ॉल्ट। इसमें हम कंप्लीट सेल्स की ऑप्शन को लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि इस कस्टमर को आपका कौन सा सेल रिप्रेजेंटेटिव सेल करेगा। जब आप एम्प्लॉयज़ को ऐड करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी हमें जिस पर लिखा होगा कि ये एम्प्लॉय आपका सिर्फ एम्प्लॉय है या सिर्फ़ और सिर्फ सेल रिप्रेजेंटेटिव है, या उसके अलावा थर्ड ऑप्शन भी मिलेगी जो ये है कि ये एम्प्लॉय आपका बोथ ऑफ अबव है, यानी कि एम्प्लॉय भी है और सेल रिप्रेजेंटेटिव भी है। अभी हमने क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय ऐड नहीं किया इसलिए यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेटिव का कोई भी एम्प्लॉय नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब हम वहाँ पर ऐड कर लेंगे तो इसको हम यहाँ से बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जर्नल लेजर सेल्स अकाउंट में बताएंगे कि इस कस्टमर को जो भी हम सेल करेंगे उसके रिटर्न में जो हमें पैसे मिलेंगे चेक या कैश वो किस अकाउंट में डाला जाएगा, क्योंकि ये सेल इनकम है तो ये सेल इनकम में ही जाएगी। कस्टमर का अगर पीओ बॉक्स नंबर मौजूद है वो यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे कि हम इस कस्टमर को किस मेथड के तहत स्टॉक आइटम डिलीवर करेंगे। अगर एयरबोर्न है, कोरियर है, हैंड डिलीवर है या कस्टमर खुद ही पिकअप कर रहा है, जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर कोरियर सेलेक्ट कर देता हूँ। रीसेल नंबर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, रीसेल नंबर अगर कस्टमर का मौजूद है। इसके अलावा प्राइसिंग लेवल भी यहाँ से सेट किया जा सकता है। प्राइसिंग लेवल क्या है? जब हम कोई भी स्टॉक आइटम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने के बाद हम उसको सेल करने के लिए डिफरेंट प्राइसिंग लेवल सेट कर लेते हैं। यहाँ पर 10 प्राइसिंग लेवल दिए गए हैं। प्राइसिंग लेवल का मकसद ये है कि आप डिफरेंट प्राइसिंग लेवल पर जो गुड्स या आपकी स्टॉक आइटम है उसको सेल करने के लिए डिफरेंट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी एक चीज़ जो कि आप 10,000 में सेल करते हैं तो आप प्राइसिंग लेवल 1 में उसको लिख देंगे ये 10,000 में ही सेल होगी। लेकिन अगर कस्टमर आपसे बल्क में परचेज़ करता है या आपसे 5 आइटम परचेज़ करेगा तो आप प्राइस लेवल 2 सेलेक्ट कर लेंगे, सेट कर लेंगे कि अगर कोई बंदा 5 आइटम हमसे परचेज़ करेगा तो हम इसको 5%, 10% या जितना भी डिस्काउंट दे देंगे, तो वो आप प्राइस लेवल 2 पे उस प्राइस को सेट कर लेंगे। अगर कस्टमर आपसे मोर देन 20 या 30 आइटम्स को परचेज़ करेगा तो आप एक और प्राइस लेवल सेट कर लेंगे कि अगर कस्टमर आपसे इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट ख़रीदेगा तो आप उसको 20% या 25% डिस्काउंट देंगे। तो डिफरेंट आप प्राइसिंग लेवल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी मर्ज़ी के किसी भी डिस्काउंट रेट के मुताबिक लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप सेल करते हैं उस वक्त आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली प्राइस लेवल को सिलेक्ट करते हैं और रेट अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्म डिलीवरी ऑप्शन मौजूद है। डिलीवरी के मेथड कौन कौन से हैं? ये बेसिकली फॉर्म की डिलीवरी है, गुड्स की नहीं है। जब आप कस्टमर को कोई भी आइटम शिप कर देंगे तो जो फॉर्म है उसका जिसके ऊपर इनवाइस बनी होगी वो आप उस कस्टमर को कैसे डिलीवर करेंगे। डिलीवरी के 2 मेथड हैं यहाँ पर, पेपर फॉर्म और ईमेल। पेपर फॉर्म से मतलब ये है कि आप हार्ड फॉर्म में उसको पेपर भेज देंगे, या आजकल जो यूज़ किया जा रहा है वो ईमेल है, बहुत ही फास्ट मेथड जिसके ज़रिए आप अपने कस्टमर को एक सिंगल क्लिक के ज़रिए पूरी की पूरी इनवाइस ईमेल कर देंगे। नीचे यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है, सीसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव व्हेन सेंडिंग ईमेल। जब आप ईमेल इस कस्टमर को सेंड करेंगे तो उसकी कार्बन कॉपी आपके सेल रिप्रेजेंटेटिव को भी सेंड हो जाएगी। तो इसको भी हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हमने जो अपना कंप्लीट सेल्स डिफ़ॉल्ट का टैब है उसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को बताएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने कंपनी क्रिएट की थी मैंने आपको दिखाया था कि जो स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन है कैश के हवाले से वो ये सेट की जाती है कि अगर कस्टमर 10 दिन के अंदर हमें गुड्स
और सर्विसेज के पैसे दे देता है तो हम उसको 2% डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं देता, 30 दिन तक देता है, तो हम उसको कोई भी जो डिस्काउंट है वो नहीं ऑफ़र करते। अगर आप इसके अलावा कोई और यहाँ पर ऑप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इस यूज़ स्टैंडर्ड टर्म एंड क्रेडिट्स को अनचेक करता हूँ तो ये तमाम ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर COD लिखा हुआ है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। जब आप कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर देंगे तो वो आपको कैश डिलीवर कर देगा। ये COD के लिए, इस तरह की ट्रांजैक्शन के लिए COD को यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्रीपेड की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर कस्टमर आपको पहले ही एडवांस में पेमेंट कर देता है तो आप प्रीपेड की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ड्यू इन नंबर ऑफ़ डेज़ से यहाँ पर ये मुराद है कि इस कस्टमर को जो आपने गुड्स सेल की है वो कितने दिन के अंदर वो आपको पैसे देगा। ड्यू इन नंबर ऑफ़ डेज़ लिखने के बाद आप नेट ड्यू इन में डेज़ लिखेंगे। अगर इतने दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देता है तो इतना आप उसको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे, और डिस्काउंट आप कितने % प्रोवाइड करेंगे। ड्यू ऑन डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर इसके अलावा अगर आप कस्टमर से नेक्स्ट मंथ में पेमेंट लेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट मंथ के किस दिन को आप उससे जो पेमेंट है वो रिसीव करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे ड्यू ऑन द सेकंड डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, या थर्ड डे, या 14th डे, जो भी डे आप सेट करेंगे वो लिखेंगे। और उसके बाद अगर आप उसको डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहते हैं कि अगर इतने दिन के अंदर वो हमें जो है वो पेमेंट करता है तो इसको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, इतने % डिस्काउंट देंगे। और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू एट एंड ऑफ मंथ, यानी कि जो आपका करंट मंथ चल रहा है उसके एंड पर जो है वो आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको कंपनी क्रिएट करते वक्त बताया था क्रेडिट लिमिट के हवाले से। आप यहाँ से क्रेडिट लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप इस कस्टमर को 2500 के ज़्यादा कोई भी आइटम्स उधार पर सेल नहीं कर सकते। अगर आप सेल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमें एक नोटिस मिल जाएगा, नोटिफाई ओवर लिमिट। जब इस लिमिट से अबव हम इस कस्टमर को क्रेडिट में सेल करेंगे तो हमें एक अलर्ट मिलेगा कि हमने इसको है वो क्रेडिट लिमिट की इसकी जो है वो एक्सीड कर चुकी है। यहाँ से आप डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन को डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट टैब की तरफ मूव करते हैं, लेकिन मैं इसको प्रीपेड पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रीपेड भी कर सकते हैं और COD भी इसको कर सकते हैं। मैं COD कर लेता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी। इसके बाद हम नेक्स्ट टैब की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है पेमेंट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर कस्टमर की पेमेंट की कंप्लीट हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड में कस्टमर का अगर कोई ATM या डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह मौजूद है तो उसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसका कार्ड नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ज़िप कोड, कंट्री और क्रेडिट कार्ड का नंबर और क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट। ये लिखने के बाद हम यहाँ पर जो कस्टमर की रिसीट है, यानी कि जो जब वो आपको पेमेंट करेगा तो उसकी जो रिसीव होगी हमें पेमेंट, उस पर हम कौन सी सेटिंग करेंगे। यूज़ रिसीट विंडो सेटिंग। हम जब उसकी अमाउंट ऐड करेंगे तो हमें क्या करेगा, एक विंडो प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर हम उसकी जो अमाउंट है रिसीव होने के बाद वो लिखेंगे। पेमेंट मेथड अगर हमें वो चेक प्रोवाइड करता है तो चेक ले लेंगे, अगर वो हमें कैश में प्रोवाइड करेगा तो कैश ले लेंगे, या इसके अलावा कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह उसका जो होगा वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं इसको चेक अकाउंट कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो है वो ट्रांजैक्शन में चेक को यूज़ किया जाता है। चेक करने के बाद नीचे आप चेक का अकाउंट भी ले सकते हैं, चेकिंग अकाउंट। अगर आप यहाँ से कैश लेंगे तो आप कैश ऑन हैंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चेकिंग का अकाउंट यहाँ पर ले लेता हूँ। पेमेंट डिफ़ॉल्ट के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कस्टम फील्ड मौजूद है। कस्टम फील्ड में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर इमरजेंसी के लिए, रेफरेंस अगर इस कस्टमर का कोई मौजूद है, मेल लिस्ट या मल्टीपल साइट्स वगैरह। इससे आगे यहाँ पर हिस्ट्री मौजूद है। आप यहाँ पर बताएंगे कि ये कस्टमर हमारा कब से हमसे परचेज़ कर रहा है, उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो लिखेंगे। अगर लास्ट
कोई भी परचेज़ किया है उसका इनवाइस नंबर या इनवाइस डेट याद है तो वो भी यहाँ से लिखी जा सकती है। इनवाइस की अमाउंट यानी कि उसकी कंप्लीट हिस्ट्री भी साथ साथ आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस अब हमने डिस्कस कर ली हैं कि आप कस्टमर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे। तमाम ऑप्शंस को फिल करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर सेव। तो ये ऑप्शन हमारी हो जाएगी सेव। ये कस्टमर हमारा ऐड हो चुका है। अगर हम चाहें तो अब इसका बिगनिंग बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं। बिगनिंग बैलेंस ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, बिगनिंग बैलेंस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है इनवाइस फॉर, ये आईडी है कस्टमर की और ये नेम है। यहाँ पर इनवाइस का नंबर लिखेंगे। अगर आपने उसको कोई भी स्टॉक आइटम पर सेल करनी है तो आप एक इनवाइस क्रिएट करेंगे और उसको इनवाइस दे देंगे कि आपको जो स्टॉक आइटम है वो डिलीवर कर दी जाएंगी, वो आपको पेमेंट एडवांस में कर देगा। तो उस इनवाइस का नंबर यहाँ पर लिख लेंगे हम। उस इनवाइस की डेट लिखेंगे, उसके ऊपर एक परचेज़ ऑर्डर नंबर भी लिखा होगा और उस ऑर्डर की हम कंप्लीट अमाउंट लिखेंगे। अगर वो ऑर्डर हमारा कैश में है या अकाउंट रिसीवेबल में है यानी कि वो हमें कैश दे चुका है तो यहाँ पर कैश ऑन हैंड या चेक का अकाउंट आ जाएगा, नहीं तो हम उसको अकाउंट रिसीवेबल में भी डाल सकते हैं। तमाम ऑप्शन लिखने के बाद हम इसको यहाँ पर सेव कर देंगे तो हमारा जो बिगनिंग बैलेंस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अभी 0 है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया कुछ भी। अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर उसका बैलेंस भी शो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज़ करके चेक करते हैं कि हमारा कस्टमर ऐड हो चुका है। अगेन कस्टमर में जाएंगे और इस सर्च बटन को क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पर कस्टमर सेव हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया कि आप कस्टमर को कैसे ऐड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेंडर की डिटेल को ऐड करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।